भारत की राजनीति में आपने एक जुमला सुना होगा आमतौर पे, मंडल बनाम कमंडल। मंडल कमंडल की राजनीति, मंडल कमंडल का संघर्ष। क्या इसे कभी समझने का प्रयास किया? आप में से बहुत लोग तो समझते होंगे, कुछ लोगों को ठीक से ये समझ में नहीं आता होगा। 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने की घोषणा संसद के अंदर की। असल में जब देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसमें आरक्षण की व्यवस्था उनकी आबादी के अनुपात में कर दी गई। और ओबीसी के लिए ये लिख दिया गया कि कुछ अदर बैकवर्ड भी हैं, अदर बैकवर्ड कैटेगरी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनकी अभी ठीक से पहचान नहीं है। उनकी पहचान के लिए एक आयोग बनाया जाएगा और उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। तो उसके लिए पंडित नेहरू जी की सरकार ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ। वो रिपोर्ट अलमारी में धूल खाती रही। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो जनता पार्टी ने फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक और आयोग का गठन किया इसी काम के लिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करके रिपोर्ट दे, जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बना था, इसलिए इसे मंडल आयोग कहते हैं। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस ने 10 साल तक उसे फिर लटकाए रखा। 1989 में जनता दल की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और इसकी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उस समय के 3-4 बड़े नेता जो उस सरकार में शामिल थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, इन्होंने आवाज़ उठाई मांग की सरकार से। और बाहर सड़क पर मान्यवर काशीराम जी ने भी इसकी आवाज़ उठाई। और काशीराम जी की जो DS4 थी, और उस समय तक बहुजन समाज पार्टी का भी गठन हो चुका था, इन दोनों संगठनों ने दीवारों पर नारे हमने लिखे देखे, जो हमारी आयु के लोग होंगे उन्हें ध्यान होगा, या तो मंडल आयोग लागू करो नहीं तो गद्दी छोड़ो। ये काशीराम जी ने पूरे देश में आवाज़ उठाई थी और जगह जगह रैलियां भी की थी। तो इन सब आवाज़ों के कारण, और वीपी सिंह जी स्वयं एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मैं वीपी सिंह जी के व्यक्तिगत तौर पर बहुत संपर्क में रहा, उनके साथ रहा, उनके साथ कई बार गाड़ी में यात्रा करने का अवसर मिला, उनके साथ आंदोलनों में शामिल रहे। वो बड़े ईमानदार, वैचारिक तौर पर ईमानदार व्यक्ति थे। वो ऐसे नहीं थे कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, और एक दार्शनिक किस्म के व्यक्ति थे, कवि भी थे, कवि हृदय थे। तो वीपी सिंह जी भी न्यायप्रिय थे और इन लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी। इन दोनों कारणों से वीपी सिंह जी ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की। इस मंडल आयोग के विरोध में ही भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के राम मंदिर को लेकर आई। उससे पहले राम मंदिर का कोई बड़ा आंदोलन या बड़ी आवाज़ या बड़े कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं थे। ये हमें गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से पिछड़े वर्गों को ये बात समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था, जो उसके प्रमुख नेता थे, वो पिछड़ी जातियों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, और उस समय की कांग्रेस भी देना नहीं चाहती थी। इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। आज कांग्रेस जाति जनगणना के समर्थन में है, पिछड़े वर्गों को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने के समर्थन में है, पिछड़े वर्गों को निजी सेक्टर में और न्यायपालिका में आरक्षण देने के समर्थन में है। ये वर्तमान कांग्रेस है। खासतौर से राहुल गांधी अखिलेश यादव जी के साथ बढ़ चढ़ के इस आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन उस समय की कांग्रेस मंडल के समर्थन, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के समर्थन में नहीं थी, वरना तो वो 40 साल न लटकाया जाता। 1950 में जब SC और ST को आरक्षण मिला था, तभी OBC को भी मिल गया होता, अगर कांग्रेस की नीयत, उस समय की कांग्रेस की नीयत ठीक होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नफरत से भरी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं कि दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग आगे आएँ या उन्हें कोई भागीदारी मिले। अब भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पिछड़े वर्ग का जो विशाल वोट बैंक है, 70% के आसपास पिछड़े वर्ग की आबादी देश में है।
तो ये हर राजनीतिक पार्टी जानती है कि अगर 70% वर्ग उनके खिलाफ हो गया तो वो जीवन में कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, कभी उनका कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा। इसलिए खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इसे रोकना भी था। तो ये मंडल के विरोध में कमंडल को लेकर आ गए और आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू कर दी, जिसके जो चालक थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, जो सारथी थे। मैं आपको एक यूट्यूब पे एक सुभाषनी अली का एक इंटरव्यू मौजूद है, कपिल सिब्बल ने उनका इंटरव्यू किया, वो बातचीत है उनकी, लंबी बातचीत। उन्होंने इस बारे में भी सवाल पूछा कपिल सिब्बल जी ने। सुभाषनी अली सीपीआई की बड़ी नेता हैं, सांसद रहीं, उस समय वो संसद के अंदर थी, उस समय वो सांसद थी। उन्होंने, प्रसंग ये नहीं था, प्रसंग कुछ और था, बातचीत कुछ और चल रही थी, लेकिन उन्होंने इसे बड़े विस्तार से बताया और हमें पहले से भी जानकारी थी, पहले भी जो अंदर के लोग थे वो बताते रहते। मैं उस समय पत्रकारिता में था और मैं बहुत नेताओं के संपर्क में रहता था। ये अंदर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये बातें पता चलती थी। सुभाषनी अली ने ये बताया अपने इंटरव्यू में कि जब जैसे ही वीपी सिंह ने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की, बीजेपी की सांसद उमा भारती खड़े होकर डांस करने लगी, नाचने लगी और कह रहे उमा भारती की आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी खुश थी। और बाकी कई उनके जो पिछड़े वर्गों के नेता थे, जिसमें गंगाचरण राजपूत, साक्षी महाराज और कई अन्य जो पिछड़े वर्ग के नेता थे, वो सब समर्थन में उन्होंने नारे लगाए। तो उसके बाद बीजेपी की जो कोर कमेटी है, जिसमें खाली सामंतवादी लोग होते हैं, मनुवादी लोग होते हैं, जिसमें पिछड़े दलितों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, जिस तरह आरएसएस में आज तक कोई पिछड़ा या दलित आरएसएस का प्रमुख नहीं बन पाया। असली निर्णय वो आरएसएस लेती है, जिसके प्रमुख एक रज्जू भैया को छोड़कर सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। ब्राह्मणों में से भी और किसी को नहीं बनाते, केवल चित्पावन ब्राह्मण। तो इनकी कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि ये तो हमारी पार्टी के लोग ही इसके समर्थन में आ गए मंडल के, अगर हम विरोध करेंगे तो ये तो पार्टी टूट जाएगी। तो उन्होंने फिर षड्यंत्र रचा कि इसे धर्म की तरफ मोड़ दिया जाए, इसे राम मंदिर की तरफ मोड़ देते हैं, इसे राम का आंदोलन बना देते हैं और इसे मुसलमानों के खिलाफ ओबीसी को खड़ा कर देते हैं। और इन्होंने ये योजना बनाई। आप ये भी याद रखिए कि जो अयोध्या आंदोलन था उसमें जो आगे नेता थे सारे पिछड़े वर्ग के थे, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे रितंबरा हो, चाहे साक्षी महाराज हो, सब पिछड़े वर्ग के नेताओं को इन्होंने आगे किया, उन्हें हीरो बनाया। सुभाषनी अली ने उस इंटरव्यू में बताया कि जब इन्होंने घोषणा की आडवाणी जी ने कि हम सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकालेंगे, तो बोली मुझे वो मिले लॉबी में, संसद की लॉबी में। तो मैंने उनसे कहा, आडवाणी जी ये निर्णय तो आपका गलत है, आप राजनीतिक लाभ के लिए देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे तो देश विभाजित हो जाएगा, देश की जनता विभाजित हो जाएगी, ये तो देश टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो सुभाषनी अली कह रही हैं कि पता है आडवाणी जी का जवाब क्या था? आडवाणी जी ने कहा, तो मैं अपनी पार्टी को तोड़वा लूँ, मैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो इन शब्दों से आप अर्थ लगा सकते हैं कि इनका असली मकसद क्या था। इनका असली मकसद राम मंदिर या राम की भक्ति नहीं था, राम के भक्ति हैं भी नहीं। इनका असली मकसद पिछड़े वर्ग को राम के नाम पर बहका के, बरगला के मंडल आंदोलन से अलग करना था। धार्मिक उन्माद भर के लोगों के अंदर मंडल आंदोलन को फेल करना था, पिछड़े वर्ग को उसके अधिकार ना मिलें, इसके लिए माहौल तैयार करना था। केवल इस उद्देश्य से ये रथ यात्रा और राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया गया था। विनय कटियार उस समय हीरो हुआ करते थे। विनय कटियार का बड़ा नाम होता था, रोजाना बयानबाजी होती थी। उमा भारती और रितंबरा के भाषण सुनने के लिए लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते थे। कल्याण सिंह इनके हीरो थे। और जैसे ही बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और इनकी सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ, इन्होंने ये सब, आज कोई किसी को पता है विनय कटियार कहाँ है? कोई नाम सुनता है? उमा भारती कहाँ गई? गाया में राजनीति है। श्री रितंबरा कहाँ अपना आश्रम चला रही हैं। साक्षी महाराज कहाँ पड़े होंगे कुछ पता नहीं। और कल्याण सिंह को तो इन्होंने इतना अपमानित किया था कि कल्याण सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी। और जो इन पिछड़े वर्गों के लोगों ने, नेताओं ने इनके बहकावे में आकर राम मंदिर के नाम पर जो सांप्रदायिक माहौल बनाया था, जो ध्रुवीकरण किया था समाज का,
जब सरकार बन गई, जब इनकी सत्ता आ गई, तो लाभ किसे मिला उसका? कलराज मिश्रा को, लालजी टंडन को, राजनाथ सिंह को, योगी आदित्यनाथ को। उन पिछड़े वर्ग के किसी नेता को नहीं मिला। राम के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को ठगा गया, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लूट की गई राम के नाम पर बहका के। इसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। पिछड़े वर्ग के तो उस नेता को भी अपमानित किया जिसने बाबरी मस्जिद गिरवाई थी, कल्याण सिंह, जो मुख्यमंत्री होते हुए, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सज़ा भी सुनाई थी, जिन्होंने उसके लिए सज़ा भी भुगती। उस आदमी को इतना अपमानित किया कि उसे पार्टी छोड़नी पड़ी, अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। और उस समय के कल्याण सिंह जी के भाषण उठा के देख लीजिए आप, अखबार उठाइए, उस समय की टीवी चैनल तो उस समय नहीं होते थे, प्राइवेट टीवी चैनल, लेकिन दूरदर्शन पर मिल जाएंगे उनके बयान। वो कितना उग्र बोलते थे बीजेपी के खिलाफ, और कितना भेदभाव का आरोप लगाते थे, और कहते थे मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस बीजेपी को ख़त्म कर दूंगा। उमा भारती को अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। तो पिछड़े वर्ग के थे, तो जो आ गए थे वो भी अपमानित किए गए। और अगर कोई इनके वर्ग का है तो आप सोचिए, नृपेंद्र मिश्रा, जिस समय 90 में कार सेवकों के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचने दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने प्रशासन को ये निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और नुकसान पहुंचाने से रोका जाए, चाहे बल प्रयोग करना पड़े। नृपेंद्र मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रधान सचिव होते थे, चीफ सेक्रेटरी होते थे। ये सबको पता है, मीडिया में रिपोर्टें आई थी, और नृपेंद्र मिश्रा ने खुद भी एक इंटरव्यू में बोला है, वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप सर्च करके सुन सकते हैं, कि जब कार सेवक वहाँ अयोध्या पहुँच रहे थे और वहाँ तनाव की स्थिति हो रही थी, तो नृपेंद्र मिश्रा कंट्रोल रूम संभाल रहे थे, और उन्होंने ही जब वहाँ से रिपोर्ट मिली, लगातार वहाँ रिपोर्ट ले रहे थे, लोग बता रहे थे ऐसे आ गए हैं, इतने आ गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं, वहाँ तक पहुँच गए हैं। और जब उसके ढांचे के ऊपर, मस्जिद के ऊपर कुछ लोग चढ़ गए, 1-2 लोग, और एसएसपी डीएम ने कहा कि जी हमें निर्देश दीजिए, अब हम क्या करें, तो नृपेंद्र मिश्रा ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था कि आप गोली चलाइए, लेकिन बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ये नृपेंद्र मिश्रा खुद अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था, वो मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं दिया था। मुलायम सिंह यादव जी ने तो खाली ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। तो वो नृपेंद्र मिश्रा क्योंकि ओबीसी से नहीं आते, क्योंकि एससी नहीं है, क्योंकि वो मिश्राजी हैं, तो उन्हें तो बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। और कल्याण सिंह जो मस्जिद गिरवाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी 1992 में, 6 दिसंबर 1992 को, उन्हें अपमानित करके पार्टी से निकाला। ये अंतर बीजेपी और आरएसएस पिछड़े वर्गों में और मनुवादियों में करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर ओबीसी के साथ ठगी की, ओबीसी के अधिकारों का हनन किया, ओबीसी के को गुमराह किया। और मैं एक बात और बता दूं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर जबरन ला के रामलला की मूर्ति रखी गई थी। ये मुकदमा आज भी थाने में उसका रिकॉर्ड है, और उस समय होता था अयोध्या थाना, आजकल वहाँ राम जन्मभूमि नाम से थाना, नया थाना बना है, जो 90 के बाद बना था। उस समय थाने के एसओ, अयोध्या थाने के एसओ थे राम सिंह दुबे, जिन्होंने एफआईआर लिखी थी कि महंत दिग्विजय नाथ, हनुमान प्रसाद पोद्दार, और 2 नाम और हैं, वो मुझे अभी मैं भूल रहा हूँ, वो मिल जाएंगे नेट पे, सर्च करेंगे तो। ये 4 लोग आए और यहाँ जबरन मूर्ति रख गए। और उस समय फैजाबाद के डीएम थे के नैयर, और के नैयर की सारे षड्यंत्र में मिली भगत थी। के नैयर के कहने पर ही उन्होंने मूर्ति रखी थी। के नैयर ने इनसे कहा था कि कोई ऐसा विवाद पैदा करो कि मैं इसमें ताला लगवा दूंगा। 23 दिसंबर 1949 से पहले हर जुम्मे के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी। जब 23 दिसंबर की रात को इन्होंने वहाँ जबरन जाकर रामलला की मूर्ति रख दी, तो के नैयर ने मस्जिद के अंदर ताला लगवा दिया, मस्जिद के गेट पर, कि विवादित हो गई है। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा बाकायदा कि ये ताला खुलवाया जाए इसका, ये ठीक नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। और वहाँ मुझे ये भी खबर मिली है कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, ये ताला तुरंत खुलवाया जाए। गोविंद बल्लभ पंत ने डीएम को पत्र लिखा कि ताला खुलवाया जाए बाबरी मस्जिद का, और डीएम के नैयर ने वापस पत्र लिख दिया और ये कह दिया कि अगर ताला खुलवाया गया तो यहाँ शांति भंग हो सकती है, इसलिए मैं ताला नहीं खुलवाऊंगा। और यही के नैयर बाद में जनसंघ के सांसद बने। जनसंघ नाम होता था उस समय भारतीय जनता पार्टी का। तो जिस के नैयर ने बाबरी मस्जिद पे ताला लगवाया था वो बीजेपी के सांसद बने। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, उस समय वहाँ पुलिस के कप्तान थे, जो एसएसपी थे वो थे डीबी राय, जिन्होंने पुलिस को रोके रखा कि किसी को कुछ नहीं होना चाहिए और आराम से मस्जिद गिरने दी। वो डीबी राय भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस जज ने, रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया मुकदमे का, वो रंजन गोगोई भी बीजेपी से सांसद हैं। यानी तीनों अधिकारी, एक डीएम, एक एसएसपी, एक चीफ जस्टिस, जिन्होंने इस आंदोलन में बीजेपी आरएसएस की मदद की, वो तीनों के तीनों जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। तो सवाल ये है कि ओबीसी को क्या मिला? जो आडवाणी ने माहौल ख़राब किया था राम रथ यात्रा निकाल के सोमनाथ से अयोध्या के लिए, उस दबाव में और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जातिवादियों के कारण ओबीसी का आरक्षण आज भी आधा अधूरा है। ओबीसी को कायदे में आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए 70%, उन्हें मात्र 27% मिला है। फिर उनमें क्रीमी लेयर लगा दी गई है, फिर तरह तरह की बाउंडेशन लगा दी गई हैं। और अब हालत ये हो गई है, जब से बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है। यानी ओबीसी को विशेष अवसर देके आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, ओबीसी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और ये बात अगर ओबीसी की समझ में नहीं आ रही है, ओबीसी के लोगों की समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आपका ईश्वरी मालिक है। नमस्कार, जय हिंद।